पहले सत्र की शुरुआत पैनल डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं और ये सत्र को संचालित करने के लिए मैं डॉक्टर चैतन्य जोशी जी को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप सबको नमस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों तथा बहनों, भगिनी व बंधु, we are starting the next session, that is panel discussion. This topic of this panel discussion is science, technology and innovation education, rollout of NEP, new education policy. The topic is apt and most relevant. मुद्दा बिल्कुल सांप्रत है। The panelist, the chief panelist of this panel discussion is, आज जो ये पैनल डिस्कशन के मुख्य पैनलिस्ट हैं, जिनके नाम में राम है, जिनके दिल में राम है, ऐसे RAM, that is रघुनाथ अनंत माशेलकर. डॉक्टर माशेलकर डू नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन. इनके सामने इनका इंट्रोडक्शन देना मतलब सूरज को रोशनी दिखाना है. संस्कृत में बोले तो असितगिरी समशात कंजलभ सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपित गुणानाम मिष्पारम न याति. बहुलमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर माशेलकर, आप पॉलीमर के रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं. उसी के बदौलत आप NCL के डायरेक्टर बने, तत्पश्चात CSIR के DGP बने. Dr. Mashelkar is bestowed upon highest civilian awards of Bharat Sarkar like Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. He has received a wow number of honorary degrees, that is 47 honorary degrees from all over the world. He also held positions like Chairman, National Innovation Foundation, President, Global Research Alliance, President, Indian National Science Academy, President, Material Research Society of India, and most importantly, he is the only non-English president of UK Institution of Chemical Engineers, and that too in the centenary year. He earned fellowships from various scientific societies, and the list is very long. He had headed various scientific committees and policy-making committees in Bharat and abroad. Again, the list is very long. He has been Vice Chancellor of various universities and visiting professor across the world. He has been on board of directors of many companies, to name a few like Tata Motors Limited, Hindustan Lever, Thermax and many more. The achievements and accolades he received are enormous. He has become milestone in the Bharatiya Vigyan. I'll request Dr. Nandini Kotharkar to felicitate Dr. Mashelkar. Now I request Abhishek Kulkarni to welcome and felicitate Sri Anand. Now I request Dr. Priyamuda Herlekar to felicitate Sri Dr. Dinesh Saklani ji. Now I request Sri Kiran Badwe
to welcome and felicitate Dr. Mangesh Karad. This With this introduction, welcome and felicitation, now I hand over the stage to the Chief. Now I request Dr. Shekhar Mande to come on stage and say few words. भाइयों और बहनों, आज यहाँ पे सूचित करने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर मशेलकर जी, जो एक इंडियन साइंस में, भारतीय विज्ञान में क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े आइकॉन जैसे हैं, वो आज हमारे बीच है। और डॉक्टर मशेलकर जी को हमने कल विनती की थी कि विज्ञान भारती के वो पैटर्न बने, और उन्होंने हमारी विनती स्वीकृत की है। धन्यवाद शेखर जी, मेरे लिए बड़ा सम्मान है। विज्ञान भारती से मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ, लेकिन आज मुझे आपने पैटर्न बना के मेरा जो सम्मान किया है, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आज का जो सेशन है वो बाइलिंगुअल होगा, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, अंग्रेजी में भी बोलूँगा, और हमारे जो पैनलिस्ट है वो भी अंग्रेजी में बोलेंगे और हिंदी में भी बोलेंगे। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब 2020 को ईयर ऑफ द कोविड बोला जाता था, तो मैं कहता था कि ईयर ऑफ इंडियन साइंस है। इसका कारण है कि जब कोविड आया तो हमें पता नहीं था कि वो जीवाणु क्या है, उसकी बायोलॉजी हमें पता नहीं थी, अपने पास डायग्नोसिस कैसे करें इसका भी पता नहीं था। हम चाइना से डायग्नोस्टिक टूल्स लाते थे, वैक्सीन नहीं थे हमारे पास, थेराप्यूटिक्स नहीं थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं थी, और आपने देखा भारत ने कमाल करके दिखाया, भारत के विज्ञान ने कमाल करके दिखाया। और उसमें से शेखर मांडे जी यहाँ हैं, वो डायरेक्टर जनरल थे CSIR के, और मुझे बहुत अभिमान है जैसे कि उन्होंने सारी प्रयोगशालाओं को, 40 प्रयोगशालाओं को इकट्ठा किया, और जो कुछ नहीं था हमारे पास वो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 बरस में आपने देश को दिया। तो ये भारतीय विज्ञान का सामर्थ्य है, ये हमारी ताकत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत वो आत्मविश्वास से होना चाहिए, और ये आत्मविश्वास आपने हमें दिखाया। यहाँ विजय भटकर जी बैठे हैं, मुझे अभी तक याद है कि जब अमेरिका ने कहा कि हम सुपर कंप्यूटर आपको नहीं देंगे, वो तो हमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए नहीं चाहिए था। जब CDAC की स्थापना हुई, डॉक्टर विजय भटकर, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, हम आपका खुद बनाएंगे। और विजय, मुझे अभी तक याद है कि मैं उस वक्त साइंस एडवाइजरी कमेटी टू द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, वहाँ इसकी योजना हुई थी, $10 million in 3 years, और अपने $10 million और 3 years के कम वक्त में और कम कीमत में आपने वो बनाया, और परम 10,000। और जो कंपनी क्रे कह रही थी कि हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगी, जब विजय जी ने ये सुपर कंप्यूटर बनाया तो खुद आई यहाँ और कही कि हम लोग यहाँ बेचेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे बड़े गुरु हैं, वो हमेशा कहते थे
कि you can extend your hand and say shake hand. The other person will shake hand by looking at the strength in your hand. और ये स्ट्रेंथ जो है हमारी भारतीय विज्ञान की, तो मैं खास ये दो व्यक्तियों की ये आपको इसके बारे में इसलिए मैंने कहा कि ये हमारी ताकत है, विज्ञान ही हमारी ताकत है। आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं परिचय करवा दूंगा। पहले तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी है, आपका बहुत स्वागत। जैसे आप जानते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन डायरेक्टर एनसीईआरटी की वो करते हैं, बड़े हिस्टोरियन हैं खुद। ये प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी, और यहाँ एनसीईआरटी को आपको पता है कि जो पॉलिसीज़ है स्कूल एजुकेशन की बनानी, ये तो फाउंडेशन है, ये हमारी बूंद है, और ये हमें अगर बलवान करनी है तो एनसीईआरटी का बहुत महत्व है। और इसलिए ये आज जो हमें कहेंगे कि ये बुनियाद जो हमें वो कैसी ताकतवर बना रहे हैं, तो हम दिनेश जी से उसके बारे में कुछ पूछेंगे। देन हमारे डॉक्टर रघुनाथन श्रीयानंद जी है, डायरेक्टर आयुका के, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये बड़े साइंटिस्ट है, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और उनका जो उन्होंने काम किया है रेड शिफ्ट इवोल्यूशन ऑन कॉस्मिक माइक्रोवेव, ये बड़ा काम है। उन्होंने एक नई दिशा दिखाई इस डायरेक्शन में, और मुझे अभिमान है कि हमारे CSR का जो भटनागर प्राइज़ है 2008 में आपको मिला था। तब मैं तो DG नहीं था, मैं 2006 में मेरी ये खत्म हो गई, लेकिन ये बड़ा प्राइज़ है। तीसरे हमारे होस्ट है आज डॉक्टर मंगेश कराड़, ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वाइस चांसलर ऑफ MIT ADT यूनिवर्सिटी के हैं, और ये उन्होंने ही इज़ अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। और जो हमारे राहुल कराड़ जो हमारे गुरुजी सामने बैठे हैं, उनके दो बेटे हैं, राहुल कराड़ और मंगेश कराड़, और दोनों ये आगे ले जा रहे हैं अपने रूप से। और ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है ADT आर्ट्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, ये उसकी इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जा रहे हैं। इनोवेशन को बहुत मानते हैं, एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन मस्ट गो टुगेदर। एजुकेशन डिसिमिनेट्स नो नॉलेज, रिसर्च क्रिएट्स न्यू नॉलेज, एंड इनोवेशन कन्वर्ट्स नॉलेज इनटू वेल्थ एंड सोशल गुड। वो तीनों इकट्ठे हैं, तो ये इसको बहुत मानते हैं। इन्होंने सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर यंग एस्पिरेंट्स बनाया है। तो मंगेश जी, आपका भी स्वागत। जैसे मैं कह रहा था इनके पिताजी को कि जब इतने छोटे थे वहाँ से मैं उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, बहुत अभिमान है। तो ये हमारे 3 पैनलिस्ट हैं। आज के जो कार्यक्रम है उसका स्वरूप ऐसे होगा कि पहले मैं थोड़े इसके बारे में कोई रिमार्क्स करूँगा, उसके बारे में पैनल डिस्कशन होगा, ये जो मुख्य विषय है उसके बारे में, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जैसे आपको कोई सूचना हो, कोई प्रश्न हो तो आप वो पूछें, और फिर चेयरमैन्स रिमार्क के बाद हम लोग ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मेरी आयु अभी 82 इयर्स, तो मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। तो जब मैं पीछे देख के मुड़ के देखता हूँ तो मुझे याद आता है ईयर 2000 इंडियन साइंस कांग्रेस, और जब मैं उसका प्रेसिडेंट था, और न्यू पंचशील फॉर द न्यू मिलेनियम was the title of my talk। और वो न्यू पंचशील था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वुमेन सेंटर्ड फैमिली, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट, नॉलेज सेंटर सोसाइटी एंड इनोवेशन सेंटर इंडिया, ये 5। और उस वक्त आदरणीय
प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी आए हुए थे और नोबेल लॉरेट्स आए थे, डॉक्टर कलाम आए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, 5000 साइंटिस्ट आए थे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मैंने कहा था, और इसी से हम शुरू करेंगे, द वे साइंस is taught in our schools will determine whether or not we will have a society which is capable of developing and absorbing technology creatively, as well as giving scientific foundation to our cultural, to our political, and to our economic fabric. मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, और दिनेश जी, जब मैंने कहा था, there are 3 crises that we face today. The first is that young minds are not turning to science, to an extent that some science departments are getting closed down. That was 2000. Delhi University में मुझे अभी तक याद है. The second is that those who turn to science do not stay in science. The third is in science education itself, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, we find that our education has not been child-centered. It is centered around textbooks, rigid, unimaginative curricula, जिसको आप बदलना चाहते हैं अभी, ill-designed classroom teaching, and an outdated examination system. And as you know, examination is under scrutiny. You saw today's headlines. An Indian child is forced to learn by rote, and its individuality and imagination is lost. It is not learning by rote, but learning by doing, learning by creating, learning by co-creating. That is important. We have to remold the school science education to the mode of learning by discovery and learning by doing, in contrast to the prevailing learning by rote. And that's why I'm very happy. This was 2000, and in 2020, the NEP 2020 says definitive shifts in school education to more play and discovery-based style of learning. Same, hai na? So I'm very happy that we are moving towards that. Learning by doing, in contrast to prevailing learning by rote. The child has to become an active participant in the process of learning science. Rather than memorizing the products of science, the child needs to understand and appreciate the beautiful process of science. The curricula must relate closely to science and technology experience of everyday life. Our students must not only love science, but they must live science, and so on. I will not read the whole thing. So we start with you, Dinesh ji, because you are at the hem of affairs as far as science education, our foundation is concerned. And then we'll move on to higher education with both the other panelists. So I give you the forum first, and if you can please explain as to where we are, where we want to go, and how we are going to go there. Thank you very much. हेलो, धन्यवाद सर। सभी को सुप्रभात। ये बहुत बड़ा मौका है कि हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जो भारतीय शिक्षा को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुछ फंडामेंटल चेंजेज, जो फिलोसफिकल चेंजेज हैं, उनको लेके आई है। साइंस एजुकेशन व्हाट इज़ दैट? पहली बात जो फिलोसफिकल चेंज है वो भारत केंद्रित शिक्षा की बात करती है NEP 2020, और दूसरा करती है कल्चरली रूटेड सिटीजन्स वी हैव टू प्रोड्यूस who are able to understand the skills of the 21st century. So these are the focus philosophical points from where we can start. Moving ahead of that, the NEP 2020 says that we must have 20 basic skills in the school education system, 20 basic skills. Those skills are not only scientific skills, but they have innovations, they have
the component of learn how to learn, they have component of experiential learning, and they have component of changing human for the sake of nation. सबसे पहले भारत क्या है, भारत को समझना जरूरी है। और भारत की जो बात करते हैं तो हम पंचकोशीय जो शिक्षा व्यवस्था थी तैत्तिरीय उपनिषद की, उस शिक्षा व्यवस्था से कैसे लोग पैदा हुए और कितना हमारा साइंस प्राचीन समय में था, उस साइंस की तरफ हम आ रहे हैं दोबारा। हमने एनसीएफ बनाया 2, फाउंडेशनल स्टेज का एनसीएफ और एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन। फाउंडेशनल स्टेज के एनसीएफ में हमने जो शुरुआत की है उसमें हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। लर्निंग वाइल डूइंग एंड लर्निंग टुगेदर। उसमें सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल अगर कोई पीपीटी चला के देखेगा, हमने एक चीज़ फाउंडेशनल स्टेज के लिए बनाई है, जादुई पिटारा। उसका नाम जादुई इसलिए नहीं दिया कि जादू टोना करना है, बल्कि जादू ये कि थ्रिल पैदा करता है बच्चे के अंदर, ये एक ऐसी भावना पैदा करता है कि आओ देखें क्या है, इंक्विजिटिवनेस की भावना पैदा करता है। हम जानते हैं कि विज्ञान का जो ज्ञान है वो 3 फंडामेंटल चीज़ों के आधार पर बनता है, और वो 3 फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन। ये ऑब्जर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जादुई पिटारा आप देखेंगे, उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें इतने सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के माध्यम से आप देखेंगे उसके हैंडल जो बनाए गए हैं, उसमें जो बाहर चित्र बनाए गए हैं, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, उससे बच्चा अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ऑब्जर्व करेगा। और शिक्षक को उसे तब बताना है जब बच्चा पूछेगा। तो पहला जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है वो क्वेश्चन से होता है, फिर उसके बाद समाधान होता है। ये वैज्ञानिक अप्रोच है, ये एकदम वैज्ञानिक अप्रोच है। और बच्चा फिर देखेगा, उसमें समझेगा, फिर अंदर जा कर के जो उसमें हमने कंपोनेंट रखे हैं, 58 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें प्ले कार्ड्स हैं, गेम्स हैं, टॉयज हैं। जैसा आपने अभी बताया कि खेल खेल में सीखना, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी टॉय बेस्ड पेडागोजी, खेल खिलौना आधारित शिक्षा की बात करते हैं। वो खेल खिलौना क्या है वो समझना जरूरी है। रोल टर्निंग से बच्चे को ले जाना है अट्रैक्शन की तरफ। तो ऑब्जर्व करेगा, खिलौने को समझेगा, उससे क्या विकास होता है मन का, किस प्रकार से खिलौना बनता है, कितनी सारी चीज़ों से ये चीज़ें जुड़ती हैं। और पारंपरिक खिलौने सब उसमें हैं, ऐसे पजल्स हैं उसमें, ऐसे ट्रिक्स हैं उसमें, कार्ड्स हैं उसमें, फ्लैश कार्ड्स हैं उसमें, ऐसी कहानियाँ हैं। तो एक तो ये आप देखेंगे तो उसको आप बाहर से भीतर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चा उसको देख करके और शिक्षक उसको देख करके क्या सोचेगा, क्या करेगा, एक दिमाग पे सोचने वाली बात आती है। वहीं से शुरू होता है विज्ञान का जन्म, और वहीं से जब ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। तो ऑब्जर्वेशन की काफ़ी उसमें गुंजाइश हमने दी है। और उस ऑब्जर्वेशन से जब बच्चा देखता है तो शिक्षक से पूछेगा तो आगे नॉलेज बढ़ेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जो हमने पुस्तकें बनाई हैं, आप वो पुस्तकों को देखिए। हमने जो फाउंडेशनल स्टेज की पुस्तकें बनाई है उसमें हमने संगीत, वाद्य यंत्रों को प्रधानता दी है। जो भाषा की पुस्तकें वाद्य यंत्रों के नाम पे हैं। अब वाद्य यंत्र क्या है, कैसे बजता है, वो कैसे बनता है, क्यों महत्वपूर्ण है, उससे आनंद कैसे प्राप्त होता है। तो जॉयफुल लर्निंग, स्ट्रेस फ्री लर्निंग दैट एंश्योर्स। जब हम आनंद से सीखते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, और वो हमेशा के लिए हमारे अंदर ठहरती है। वो हमने सुनिश्चित किया है उसमें। उसी प्रकार से आप उनका कवर पेज देखेंगे। मैं सबसे कहता हूँ, शिक्षकों से भी बात करता हूँ, आप किताब के चैप्टर में पहले मत जाइए, पहले आप उसके कवर पेज को देखिए। घर के अंदर घुसने से पहले उसके गेट पे ध्यान दीजिए, वहीं से आपको पता लगेगा कि अंदर क्या चीज़ें हैं। कवर पेज में इतने सारे कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये चीज़ क्यों है। कवर पेज पे आपको गाय मिलेगी तो कवर पेज पे आपको ड्रोन भी मिलेगा, कवर पेज पे आपको चंद्रयान भी मिलेगा, कवर पेज पे आपको रोबोट भी मिलेगा, कवर पेज पे आपको संगीत का साधन भी मिलेगा, उसको बजाने की कला की भी आप समझेंगे। तो एक दिन पूरा कवर पेज पे देना चाहिए शिक्षकों को, ये हमने उसमें सुनिश्चित किया है सर। ऐसे ही जो गणित की बात है, गणित में जो हमने कंसेप्ट दिए हैं पूरे साइंटिफिक ढंग से, जैसे पैटर्न्स हैं। अब पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी चीज़ का पैटर्न दे दीजिए आप, वो पैटर्न कहाँ से शुरू हुए, वो पैटर्न आगे जाके कैसे चेंज हो रहा है, वो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो हमारी किताबों को अगर आप देखेंगे, ये बहुत जल्दी जल्दी चलाया आपने, इसको चलाते रहिए, बीच बीच में समझते रहेंगे लोग। मुझे उसमें से बोलना कुछ नहीं है, पर देखने के लिए ज़रूरी है। तो कवर पे मैथ्स के अंदर जो भी प्रिंसिपल साइंस के हैं, विज्ञान के हैं, गणित के अंदर वो चीज़ है। भाषा के अंदर आप कविता देखिए, उस कविता में हमने चंद्रयान पे कविता दी है, और चंद्रयान पे बच्चे किस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं शिक्षक के साथ, और शिक्षक कैसे उन बच्चों को बता रहा है कि ये कैसे बना है, और कहाँ से हम चंद्रमा पे पहुँच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ जा कर के, क्यों जाना है वहाँ, किस प्रकार का है। तो वो सारा नैरेटिव उसमें आता है। इसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं, दूसरी एक चंद्रयान मॉड्यूल बनाया, स्पेशल मॉड्यूल बनाया हमने, हर स्टेज के लिए बनाया है। एक फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज के लिए बनाया,
उसमें आप देखिए कि कितना एक वैज्ञानिक जो परिदृश्य है और जो टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें वो तीनों चीज़ें इंटीग्रेट हुई हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने की है वो ये है कि हम इंटीग्रेट करके काम चल रहे हैं। विज्ञान केवल विज्ञान की पुस्तकों में नहीं, विज्ञान गणित में भी, विज्ञान भाषा में भी, विज्ञान जो है सोशल साइंस में भी, हर जगह विज्ञान इंटीग्रेट हुआ है। साइलोज में पढ़ते हैं तो वो अकेला रह जाता है, उसमें फिर इनोवेशन भी नहीं आता है, उसमें फिर आपकी साइंटिफिक वो डेवलप नहीं होती। एक पर्पज़ के लिए सिर्फ हम करते हैं उसको, एक पर्पज़ के लिए हम उसको साइंस को पढ़ते हैं, तो वो पर्पज़ वहीं तक सीमित हो जाता है। इसलिए इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी एक्सरसाइज देखेंगे, एक कविता 6 लाइन की कविता पे 4 पेज का एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में प्रत्येक तत्व को आद्योपांत उस पर चर्चा की गई है, उसमें चित्र दिए गए हैं, उसमें उदाहरण दिए गए हैं, उसमें एक्टिविटी दी गई है, उसमें किस प्रकार से भाषा को समझाना है, वो सब चीज़ें दी गई हैं। इसी प्रकार से हम आगे की बात करते हैं, हम प्रिपरेटरी स्टेज की बात करते हैं, क्लास 3 से जो शुरू होता है, उसकी जो पुस्तकें हमारी आई हैं आप देखिएगा, उन पुस्तकों में कितना आकर्षण है और वो मजबूर करती है सोचने पे कि इसमें क्या नई चीज़ निकल सकती है, क्या हम निकाल सकते हैं। तो जो रोट लर्निंग है उसको ख़त्म करके हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, और जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जाते हैं वहीं से फिर ज्ञान के निष्पादन शुरू होता है, वहीं से विज्ञान शुरू होता है, वहीं से इनोवेशन शुरू होता है, वहीं से हम तकनीक की तरफ जाते हैं। तो ये कक्षा 3 की किताबों में भी पर्याप्त अवसर इसको दिया गया है। कक्षा 6 की जो किताबें हम बना रहे हैं, उन कक्षा 6 की पुस्तकों में आप देखेंगे फिर भाषा जो हमने भाषा की किताबों का वाद्य यंत्रों से नाम दिया था, उस पर हम राग से नाम दे रहे हैं। उन वाद्य यंत्रों से किस प्रकार से उनको बजाया जाता है और कौन सा राग निष्पादित होता है, ये भी एक कला है, ये भी एक बहुत बड़ी संगीत कला, एक विज्ञान भी है। तो हम वाद्य यंत्रों के नाम पे दे रहे हैं। अब राग मल्हार को गा करके क्या होता है, आप उसका कवर पेज देखेंगे, इतना आकर्षक है। उस कवर पेज में राग मल्हार क्या है, उसको गा करके क्या होता है, किस प्रकार का वातावरण बनता है, ये सब चीज़ उस कवर पेज से ही आपको दिखाई देगी। और उसमें विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान है संगीत का जो है, वो उसको आनंद से आपको भर देगा, सरोबार कर देगा। इसी प्रकार से उसमें कविता हमने पेड़ की बात जो है, जगदीश चंद्र बसु की वो ये कहानी है, वो हमने डाली है। उसमें बीज कैसे बोया जाता है, बीज का अंकुरण कैसे होता है, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। और जब हम ये कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि बच्चे को कविता पढ़ाते समय क्लास के अंदर नहीं, पौधे के पास ले जाके पढ़ाइए, उसमें बताइए कि पत्ता हरा है तो क्यों है। ये सब चीज़ें ये भाषा की किताब में, हिंदी की किताब में। ऐसे अंग्रेजी किताब में नीम के पेड़ के बारे में बात की गई है। नीम का पेड़ बात कर रहा है लोगों से, बच्चों से। नीम का पेड़ बच्चों से बात कर रहा है। नीम का पेड़ बात कर रहा है, मैं क्या हूँ, मेरे क्या क्वालिटी है, मेरे ऑक्सीजन कैसे बनता है, मैं कैसे प्राण वायु के रूप में लोगों को जीवित रखता हूँ, और क्या महत्व है हमारी परंपरा में भी, हमारे विज्ञान में भी, और हमारी सब चीज़ों में नीम के पेड़ का कितना महत्व हम सब जानते हैं। इस प्रकार से हमने साहित्य में विज्ञान को जोड़ना और तकनीक को जोड़ना और उससे एक नया विचार लाने का, इनोवेशन का जो आइडिया वो दिया है। इसी प्रकार से हम हिंदी, अंग्रेजी जितनी भी पुस्तकें हमारी भाषा की उनमें दे रहे हैं, गणित में दे रहे हैं, विज्ञान में दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, उस होलिस्टिक अप्रोच को लेकर जा रहे हैं। आपने असेसमेंट की बात की, बहुत सही की, क्योंकि विज्ञान या कोई भी ज्ञान अगर हम लेते हैं और उसका असेसमेंट होलिस्टिक नहीं है तो वो बहुत ख़राब हो जाता है। इसलिए परख जो बना है वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बना रहे हैं। बच्चे का असेसमेंट केवल 5-7 क्वेश्चन दे करके, रट करके और उसका आंसर पे नहीं होगा, बल्कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कम से कम 20 पेज का है। शिक्षकों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उसमें कि इतना लंबा कौन करेगा, मगर उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि बच्चे को क्रिटिकल एलिमेंट जो है, क्रिटिकलिटी का एलिमेंट है, वो उसके असेसमेंट से सुनिश्चित किया जाए। और बच्चे ने जो कुछ भी साल भर तक सीखा है, रटा नहीं है, सीखा है और किया है, वो उस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में दिखाई देगा। तो जितना ज़रूरी हमको बच्चे को सिलेबस, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाना है, सिखाना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका असेसमेंट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो और उसको लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे सीखने का सही ढंग से मापन किया जा रहा है। तो ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हमने बनाए हैं, इसके लिए हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। साइंस की लैब की आपने बात की, क्यों पूरी प्रकृति ही विज्ञान की लैब है, मैं ये समझता हूँ। हम प्रकृति से जुड़ नहीं पा रहे हैं और प्रकृति को एक कमरे में समेट रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। इस चिंता को हमने अपने उसमें एड्रेस किया है कि प्रकृति के साथ रह करके, हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का जन्म प्रकृति के साथ संवाद और सामंजस्य कायम करके हुआ है। इसी प्रकृति के वजह से हम जो विज्ञान लाए, प्राचीन हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रकृति जन्य शोध किया है। हम पूरी तरह से उस पर लौट रहे हैं। प्रकृति और लैब दोनों बहुत जरूरी हैं, प्रकृति के बिना लैब काम नहीं करेगी। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं,
सब चीज की बात कर रहे हैं, उसके मगर हम प्रकृति बाद में से बात हटकर। करेंगे। तो ये मैं I'll इस come to विषय को यहीं पे technology। समाप्त करता हूँ। उसके तो इस बाद। तरह से हम विज्ञान, तकनीक और नवोन्मेष जो इनोवेशन है उसको साथ लेकर के हर पाठ्यक्रम की हर पुस्तक में उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much. Thank you very much. He deserves a big round of applause for the changes we are seeing. I think होलिस्टिक आपने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में, क्योंकि जब हम एजुकेशन को देखते हैं तो ज्ञान संवर्धन, बुद्धि संवर्धन, व्यक्ति संवर्धन, विचार संवर्धन, क्षमता संवर्धन, समता संवर्धन और सबसे महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन, ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने अपने साइंस और सोशल साइंस की बात की, देखिए अभी हम ऐसा करेंगे कि ये तो प्राइमरी एजुकेशन बुनियादी बात हुई, हम हायर एजुकेशन की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप भी कभी स्कूल में गए थे, आप भी कभी स्कूल में गए थे, सो यू हैव सम एक्सपीरियंसेस। So very briefly, because I think we have limited time, I want to cover maximum questions. Can you tell me, if you look back, you know, what was your experience and what is the change that you would like to see based on the process that you went through? And then I will come to you, Raghunathan. Yeah. Yeah, good morning to all the dignitaries, Dr. Mashelkar ji and all the panelists. I think it is a very good question. You are telling me to compare with my school education and the present education. So presently, even though I am the parent, but I keep the track of what is happening in the school syllabus. So I'm very happy whatever Mr. Saklani ji is saying. In CBSE school, I could really see the change in the syllabus about the all the holistic development, all the creative art, performing art. They have added that component into that education. I do not know about the Maharashtra State Board curriculum or the state board curriculums, but they have a, CBSE board has really inducted all the components which are required for the today's education, for the today's young children, so that they can be more holistically developed. Their personality will be more more developed aesthetically, socially, innovatively. So that component is really added by the school education, at least at the central level. And that what we are trying to, extend it at a higher education. So that is my point. Okay. Yes. So good morning to everyone. See, I come from astronomy background, and I will spend few minutes bringing this point based on our experience and our expectations. Astronomy is a topic which is very close to our country. It is known that early generation, astronomy in this land is contemporary to everywhere else. This is why we know a lot of things about cosmos very early in our life. But in between, if you take 1950s to 2000 or something, compared to international scene in astronomy, Indian astronomy lagged behind a bit, but we survived because of individual brilliance. So individuals who are exceptionally good, not created by the system, it is by their own internal, for what you call initial conditions. They sustained our astronomy community to the level where we are. For example, Govind Swarup, with his innovative idea, created world's largest telescope with meager amount of money. This cannot be expected from a country with economic situation what we were, unless otherwise a brilliant brain works in this way. But we are not going to be in this situation in the next 10 years or next decade, because now we are investing in 3 major international observatories, and these are going to produce first-class science, and we are going to be there. It's not that we are going to wait for Western countries to tell us what is the result and respond to it. We are going to do the first set of results itself. The point I wanted to emphasize is that these facilities are not one time. It's not like a rocket you sent and that's it. These facilities will be there for next 3 generations or 3 decades or 3 to 4 decades, 2 generations at least.
this is the chance for us to go back to our glorious days, where science and technology, particularly in astronomy, will be created in this country, and we are not going to be following it, but rather we will be leading it, and we will be very close to whatever is happening in the contemporary lifetime. So now I come back to this specific question, how are we going to achieve it? For me, I know that in the school, when I was in the school, we were all very excited about astronomy per se, because it's the curious things. Of course, nowadays it is very difficult to see it. When we were studying, when you go out in the night, you see the glorious, spectacular things in the sky, and we would like to know. The problem is that this fizzles out, this excitement was fizzling out when we are reaching graduation, mainly because of the lack of facilities and other things. Some of us came again thanks to individuals who actually trigger us towards science, right, to take up. We saw some individuals showing example in front of us, and we followed them. What we want in future is not like the science driven by individuals. We have to go back to the past, where astronomy should be, astronomy I'm saying as a part of science, science should be part of life. In the sense that whether you are studying in schools, whether you are discussing in any of these forum, discussion should not only focus on money, discussion should not only focus on political aspects, discussion should not only focus on other things, science should become part of it. So that what happens is that when we are thinking of a scientifically advanced country like how we were long time back, we have to make sure that the setup is there everywhere. Curiosity is there. Sir told that our curriculum should be driven towards research and innovation and discoveries. This is possible not because of one or two people. See, you have 140 crore people. We cannot get scientific temper at the same level or much higher than rest of the world by few individuals. So it has to be done. It has to be part of our blood. It is part of our DNA. It is. We have to trigger it again. That is possible only when you start from the schools. Because the schools is where the maximum cross-section of people are coherently taught some concepts. As you go higher and higher, we have diverse things. So in this regard, this discussion is absolutely essential. And all our effort, whether you are doing a school curriculum or you are like me, designing a curriculum for master's program or research program, we should always keep in mind that we are not creating few individuals who will do research, rather we are creating a system where the whole population is going to benefit out of it. I'll stop here. No, thank you. Thank you very much. Curiosity is the key, finally. I mean, there's no question about that. I'll read some second part of what I had said in 2000, which is pertinent today. I had said the IT revolution, which was, by the way, just beginning in 2000. Today we talk about digital India. The IT revolution will impinge on all aspects of our lives, including education. New paradigm shifts will take place in both teaching and in learning. Teaching hitherto meant speaking and learning meant listening. Chalk and talk hota tha na? We were all confined in the four walls of classroom where the teacher taught and we as students listened. The internet has already made it possible to take education to the homes of learners. And I want to specially mention Dr. Vijay Bhatkar. It was in year 2000, he started ETH. ETH was Education to Home. Dr. Vijay Bhatkar was ahead of the rest of the world at that time. And education to home became a norm during COVID, 20 years later. So Vijay, very proud of you that you thought of what the future would be. And I had also said, the internet has already made it possible to take education to the homes of learners, and self-learning programs with the creative use of multimedia will be possible. And that is possible today. Education can be potentially brought to homes, including the homes of those who have been unreachable so far. Internet is going to villages now. Thanks to our Honorable Prime Minister, his move on Digital India. The impact of creating a content in local languages will be phenomenal. I've been always insisting on local languages. In increasing the spread, and customized content creation will open up new challenges for the content industry.
So what I'm going to do is to move to this impact of technology. You mentioned in the passing artificial intelligence. I'll come to that. And all these other changes that are taking place. But before I begin, let me just give you a recent incident that happened in my life. Some of you have heard it because when I gave Jayantirao Sahasrabuddhe's memorial oration, I mentioned that, but I will repeat it. A friend of mine brought his grandson to me. दिनेश जी, his age was 8 years, 8 बरस का था और कोविड का वक्त था. And he said we have problem with the child. तो मैंने कहा क्या भाई प्रॉब्लम क्या है? तो इसको सब समझ में आता है, वो सब जानता है. तो मैंने कहा भाई ये कैसे प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ये बच्चे को सब जानते हैं? तो मैंने कहा बैठो बेटा, तेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो सब सब्जेक्ट्स, कॉन्फिडेंट. तो मैंने कहा नहीं, एक सब्जेक्ट पिक करेंगे और वो कोविड का वक्त था तो इसलिए मैंने कहा बायोलॉजी की बात करेंगे. तो मैंने कहा कि बैक्टीरिया और वायरस में फर्क क्या होता है? 10 out of 10 परफेक्ट आंसर. 8 बरस का लड़का. तो मैंने थोड़ा बार रेज किया. मैंने कहा भैया वो कुछ म्यूटेशन चीज है, म्यूटेशन, वो क्या होता है? परफेक्ट आंसर. फिर मैंने बार रेज किया. मैंने कहा स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? 8 बरस का बच्चा. मैंने सोचा इसको कुछ भी मालूम नहीं होगा. नहीं, he did not get 10 out of 10, 8 out of 10. बट था. तो मैं डीएनए की तरफ मुड़ा. तो ये जो मेरा आईपैड है उसमें एक फोटोग्राफ है जहाँ जेम्स ऑनसन जो नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो एक किया था उसका, और उनका और मेरा एक फोटोग्राफ था. हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं. तो मैंने उसको पूछा कि ये कौन है? बता नहीं पाया क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे. तो मैंने कहा जेम्स वॉटसन. टक, वॉटसन क्रिक, नोबेल प्राइज, कौन से गए थे? एंड देयर वाज अ थर्ड साइंटिस्ट हु शुड हैव आल्सो गॉट इट, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न था ना, उसने ये किया था, एलिजाबेथ. तो मैंने कहा ये 8 बरस का लड़का है, इसको इतना पता है. मैंने कहा भाई ये मुझे बताओ, आपको नोबेल प्राइज का इतना मालूम है तो कौन सा साइंटिस्ट है जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले? मेरी क्यूरी, विच ईयर? तो मैंने कहा नहीं, लाइनस पॉलिंग को भी मिले हैं. नो सर, यू आस्क मी अबाउट साइंस. हिज फर्स्ट प्राइज वॉज इन साइंस, सेकेंड वॉज इन पीस. सो दिनेश जी, द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू इज द फॉलोइंग. When you are talking in terms of new schools, this 8-year-old is going to be your student. How are you going to deal with him? Number one. Number two, what kind of teachers you require? And how are you going to sort of prepare them? And of course, I told his father, by the way, that he is using his brain as a storage. He has to use it as an intelligent processor. उसके लिए शिक्षक की आवश्यकता है. लेकिन ये उदाहरण मैं क्यों देख रहा हूँ कि आप नई पीढ़ी जो है वो देखिए कैसी है, और उसके लिए आप टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे और नए शिक्षक कैसे बनाएंगे. आई विल आस्क यू फर्स्ट एंड देन टू ऑफ जी. बहुत सही कहा सर, वेरी वेल सेड. एंड दिस इज वेरी ट्रू. द जनरेशन, यंग जनरेशन नाउअडेज वी हैव, दे आर बोर्न विद सो मेनी टेक्नोलॉजीज, सो मेनी विच वी वर डिप्राइव्ड ऑफ. हमने सुना भी नहीं था, उनके सबके पास पहले से पता है. ऐसे बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रधानमंत्री जी का दूंगा. बनारस में हमारा शिक्षा समागम था, वो एक स्कूल से उसमें आए थे और उन्होंने कहा कि आप सब लोग कुलपति सब बैठे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े विद्वान, आप लोगों के लिए एक चुनौती है जो मैं अभी देख के आया हूँ. जो उस स्कूल में बच्चे हैं उनको संभालना आपके बस की बात नहीं है. आप क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? मैं जो देख के आया हूँ वो बच्चे किस तरह के हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है. तो इसीलिए जो हम ये लर्निंग टीचिंग मटेरियल ला रहे हैं, जादुई पिटारे की बात की, उसमें इतने आइटम्स हैं, उस पर अगर बच्चा सोचने लगेगा ना तो उसके पास सॉल्यूशंस मिलेंगे. और शिक्षक को उसके लिए ट्रेंड कर रहे हैं हम कि आप जो है ये से बाहर निकलिए. इसीलिए मैंने कहा लैब प्रकृति के अंदर बड़ी है. आप एक स्कूल में कितनी लैब बना सकते हैं, मगर प्रकृति के अंदर असंख्य मात्रा में हमारे पास जीव जंतु प्राणी फॉर्मेशन सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर्स हैं, सारे हैं. हम जब विज्ञान की तरफ बढ़े, शुरू में हमारी जो संस्कृति में विज्ञान है, आपने बताया क्या चरक या कणाद या आपका जो नागार्जुन थे,
जिनको रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है, उन्होंने कहाँ से विज्ञान पढ़ा? उन्होंने प्रकृति से ही सीखा, या च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया, कहाँ से सीखा? ये इसीलिए मैंने प्रकृति को ज़्यादा महत्व देने की बात करता हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी लैब हो नहीं सकती जितनी प्रकृति है। प्रकृति के साथ अपने को जोड़ना, उससे इनोवेशन शुरू करना, और तकनीक केवल हमको फैसिलिटेट करती है। तकनीक जो है कोई सिद्धांत नहीं देती है, तकनीक सिद्धांत से बनाई जाती है। जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनके आधार पर तकनीक बनती है, और वो तकनीक हमको फैसिलिटेट करती है, जोड़ती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये बड़ा चैलेंज है, इतना आसान नहीं है ऐसे बच्चों को सही दिशा में लाना, सही दिशा में ले जाना। इसके लिए हमें बहुत बड़ा प्रयोग करने की ज़रूरत है, जो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं करिकुलम के माध्यम से। पुस्तक एक छोटा सा आयाम है, एक छोटा कंपोनेंट है इसमें। हमने और लर्निंग टीचिंग मटेरियल बहुत सारे डेवलप कर रहे हैं, हम विशेष मॉड्यूल्स बना रहे हैं, हम इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम जो और ये जादुई पिटारा जैसे बनाया, ऐसे बहुत सारे जो एक्सरसाइज बना रहे हैं उसकी, वो सब में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बच्चे को सोचने पे मजबूर करेंगे। उसके पास कितने भी जवाब होंगे, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट उसमें आएगा जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करेगा कि ये है तो है क्यों, ये हिंदी की किताब में ये शब्द क्या कर रहा है, हिंदी की किताब में ये चित्र क्या कर रहा है, गणित की किताब में ये संगीत का यंत्र क्यों बना हुआ है। अब संगीत को बजाने के लिए स्वर, ताल, लय, उसमें एक पैटर्न होता है, रिदम होता है। वो सब चीज़ जो है, नोटेशंस, कैलकुलेशंस, कम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, ये सब चीज़ें उसमें लगती हैं। तो बच्चा केवल एक जगह नहीं, वो हर जगह इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये हमारा प्रयास है। और इस तरह से हमारे शिक्षकों को भी हम ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सबका प्रयास है। इसलिए मैं कहता हूँ 3 चीज़, बच्चे से पहले 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले माता पिता और फिर गुरु। ये माता पिता को भी हमें उनका माइंड सेट चेंज करने के लिए ज़रूरी है, उनको ले जाना। क्योंकि आजकल ये हो गया कि बच्चा पहले दिन स्कूल में जाता है, दूसरे दिन कॉपी पलट के देखते हैं ये लिखा कि नहीं लिखा, बी लिखा कि नहीं लिखा। इस सिस्टम से बाहर लाने के लिए जो चीज़ें हमने बनाई हैं, उन चीज़ों से माता पिता को ट्रेंड करना, कन्विंस करना जरूरी है कि आप ये मत देखिए, आप ये देखिए भाई, इससे बच्चा क्या सीख रहा है। याद नहीं कर रहा है, सीख रहा है, और सीख करके क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इतने सारे कंपोनेंट हम उसमें ला रहे हैं। ऐसे ही फिर शिक्षक को बनना पड़ेगा। शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को नहीं दबा सकते हैं। जैसे आपने कहा, आपने ऐसे प्रश्न पूछे बच्चे से, उसको सब याद है, मगर याद के साथ उसको क्रिएटिविटी में डाला कि नहीं डाला, वो उसको इनोवेशन कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसको उस तरफ ढालने की जरूरत है। सिद्धांततः वो सब जानता है, व्यवहार में जब परिणित करेगा तो क्या चैलेंजेस जाने वाले हैं, क्या उसको उस तरफ ले जाना चाहिए कि नहीं। तो ये इस तरह से अगर हम तैयार करते हैं तो बच्चे का ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी। वो इनोवेशन भी करेगा, और इनोवेशन से टेक्नोलॉजी भी सामने आएगी, और साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स उसको पता है। तो कैसे प्रैक्टिकली उनको ले जाना है, इसके लिए सबको तैयार करना, बच्चे से पहले शिक्षक और माता पिता को तैयार करना जरूरी है। और जो कुछ हम कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पहुँचे। इसलिए समाज, समग्र समाज का दायित्व है ये। हम तो केवल कुछ चीज़ें बना रहे हैं, मगर उनको आगे ले जाना और सचमुच स्वीकार करना और उस पर जुड़ना, जोड़ना, ये हम सबका दायित्व है। इसके लिए आप सबकी मदद की जरूरत हमें पड़ेगी, ये निश्चित रूप से। Yeah, Dr. Mashelkar ji, your question is very appropriate. The technology is really impacting all the processes of the higher education, right from the administration, academics, then finance, and examination, assessment. All the processes of higher education are really impacted by the technology. Especially after the pandemic, it has really, speeded up. Right from admissions, now the print media has a very less role to play. Nowadays, the good universities, they do not give the print advertisements. All the advertisements are done by the different digital formats. The Google ad is there, then the social media ads are there. We have to create the small, reels, the small films of the, reactions, videos of the students of our university to keep engaged the upcoming students. So that is a very big task. For example, I am saying you, in our university, we admit almost, 5,000 students every year. So we have to generate the leads to the tune of 5 lakh leads. So 5 lakh potential customers we have to tap first by the Google technology, by the digital format, by the social media, YouTube, Twitter, and all, LinkedIn. And out of that 5 lakh, only we can say 2% or maximum 3% is the conversion ratio of the admission.
So from 5 lakh leads to 3%, it comes to around 5,000 or something like that. So that is the way, the technology. And if we do not adopt that technology at our universities, I think we will lag in the admissions. It is the same with all the universities, all the private universities and the government universities. After that, in academics, now we have employed not only the learning management systems, but the total ERP by the Tata Consultancy Services. They cater all the things from online lectures, HR management, attendance monitoring, then faculty recruitment, all sectors, library, online library is available there. You can create the virtual class there. All the sections are available on the ERP. The finance, audit report, all the sections are available there. The cloud laboratories are there. So virtually you can conduct the laboratory. That software can be used by the student at his home. So virtual laboratories are available. Examinations are conducted online through proper mode. We have a, exam paper scanning system. All the written, the answer sheets are scanned properly and they are sent to each and every faculty for assessment. So everywhere paperless exams are given by the student on the regular answer sheets. But later, all the work is done with the help of the technology. What it really helps you for the reassessment of the papers, re-verification of the papers, which takes very minimum time to do this activity. I was in Pune University, there used to take minimum 6 months to do the re-verification. So this is all. Now the different technological the companies have come, like Coursera. Now our students, they complete the courses on the Coursera platform, or there are a number of other platforms, the MOOC platforms. And all those credit courses, we can map in our syllabus, and we can give the credit for that courses. So that is, and MIT ADT University, all the students, 15,000 students are mapped. They are registered for the ABC, that credit bank balance. So as per the University Grants Commission, if some student of our university, if he does any credit from any other university, MOOC nominated university, or from other platform, his credits are calculated in our curriculum and he get the due credit for that, that completion of that course. So the technology is enabling them this change, right? From assessment, the credit, credit mapping, or the completion of the course from IIT. That course can be considered as a part of our curriculum. So that is happening because of the technology, help of the technology. So technology is really helping to the large extent. And I'm very happy to say that MIT ADT University, in the pandemic period, we were online only on the 1st April. From 22nd March, we got the lockdown, or from 14th March. And on the 1st April, MIT ADT Universities, all the operations were normal online. So right from lectures, admissions, payments, library, laboratory, everything was online. Everything was virtually available. That was possible only because of the technology, adoption of the technology. So that's what I can say. I will stick to the question you have asked. If you find a brilliant brain, how are you going to deal with such a situation in the new system? So it is true that, as you rightly pointed out, the first stage is to understand existing results and store them. Second stage is to be able to solve a question and find your own answers, because that is the crucial part. Third stage is to set up relevant question to ask, so that the answers we find will take us to the next level. So even though we are finding brilliant people in the early stages, our curriculum should be set up in such a way that teachers as well as the system try to identify individuals, what are their strengths and what are their weaknesses, and one should be able to make them complete. The point is, if one is very good and focused only on this, that person is not going to go very far in the overall life.
because it's important that you develop individuals as well-rounded personalities. So I see that in the proposed new education policy, you have an option of choosing various skills, because there are basic, this many credits you have to get, but it allows you to take courses not only in your university, but you can also, or in your college, you can also take it across wherever is possible, which means that a person who can do very well can clear some of these courses where his strength is, and move on to some other courses where one can actually develop overall roundabout personalities. I think the best example to see is that how cricketers are groomed nowadays in the country. It seems that in 90s, when I was a kid and when I was aspiring to be a cricketer, I know that irrespective of whatever is your skill, when you go to the practice session, they will tell you this is what you have to do. If a ball comes in a particular way, you have to play like Gavaskar, right? You have to play like this. There was no scope for Virat Kohli's, or there are no scope for Surya Kumar Yadav's. Similarly, when you are a bowler, there was no scope for Jasprit Bumrah, because they will look at him and say, your action is wrong. It is not fitting to the classical definition. So this is the point we have to take over in the NEP and future direction. We don't look at every individual and put it into a box and say like you have to fit into these rules. Rather, we have to see what are their strengths and what is the natural talent they are bringing to the table and groom that talent, and what are the things in the surrounding which they have to learn so that their strengths become their main weapon in their career. So I think these options are there. It is allowed for us to be flexible as a teacher, as an organization, and it is also flexible for a student to choose which topics you have to do. If it is not there, we have to create such curriculum which is accessible to the students. Thank you. Thank you very much. I think our applauses are so thin, I'm very disappointed. Very good. Very good. Because you know, a smile doesn't cost anything, a clap doesn't cost anything. Please understand. And so let's be very generous. I move on to something else. As I said, education disseminates known knowledge, and how to make India as a knowledge superpower. And you talked about the foundations on बुनियाद कैसे बनानी है हमें school education. Let us move to research. Now, I remember it was Lal Bahadur Shastri ji who had talked about Jai Jawan, Jai Kisan. And in year 2000, जब मैं इंडियन साइंस कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, पुणे में हमारी कांग्रेस हुई थी, तो अटल जी ने एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान. और हमारा जो मंडप था ना, उसको हम विज्ञान मंडप कहते थे. और उसके बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो उसके भी आगे गए और उन्हें कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, रिसर्च. और रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है. तो आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया हुआ है. और उसमें लिखा है कि टुडे द क्रिटिकलिटी ऑफ रिसर्च इज मोर देन एवर बिफोर for the economic, intellectual, societal, environmental, technological, health and progress of nation. So अनुसंधान की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे. Now normally जब हम रिसर्च के अनुसंधान की जब हम बात करते हैं, इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसका सिंपल डेफिनेशन है, इनोवेशन इज डूइंग थिंग डिफरेंटली टू मेक अ डिफरेंस. अलग से किया जाए उससे बहुत फर्क पड़ेगा, है ना. तो ये तो सब कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी हमारी प्रयोगशाला है वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं. सो इनोवेशन ये जो मंत्रा है, तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने कहा था एक मेरे भाषण में कि आई इन इंडिया मस्ट स्टैंड फॉर इनोवेशन, नॉट इमिटेशन, नॉट इनिबिशन, है ना. दैट्स द ओनली.
So we'll have the next round in terms of how to promote that. I also want to emphasize, and you're given some emphasis on that, when we talk about research, we don't talk about undergraduate research. And there is a superpower in undergraduate research. In fact, creating breakthroughs. I have personal experience of that. बच्चे कर सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि everyone is someone. Minds on the margin are not marginal minds. सब सोच सकते हैं, सब इनोवेट कर सकते हैं. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का मैं चेयरमैन था, जिसमें ग्रास रूट्स इनोवेशन होता था. वो कोई फार्मर हो, आर्टिजन हो, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो, वो कैसे करते हैं. एक शालिनी नाम की बच्ची थी, 13 बरस की, बिहार में. तो उन्होंने देखा कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, वो उनका जो वॉकर था ना, तो उनको कठिनाई थी सीढ़ियाँ चढ़ने में. तो उसने फ्रंट लोडेड डिज़ाइन किया, स्प्रिंग लोडेड, ताकि वो आसान हो जाए. आज आपको पता है उसकी मैन्युफैक्चर हो रही है. ऑफ कोर्स हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन लेके वो डिज़ाइन परफेक्ट किया. आज उसके 10,000 बिक रहे हैं हर बरस. और उसकी जो रॉयल्टी है वो उनको पिताजी का जो ये होता है ना, इनकम होता है, उससे ज़्यादा है. 13 बरस की. जैसे कि रेम्या हो, केरला में 12 बरस की लड़की थी. उसके पिताजी कैंसर से बीमार थे, उसकी माताजी हमेशा बीमार होती थी. 3 बसेस चेंज करके वो स्कूल जाती थी. और जब घर आती थी तो उसको कपड़े भी धोना पड़ता था और पढ़ना भी पड़ता था. तो एक तो कपड़ा धो सकती है या पढ़ सकती है. तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना दोनों इकट्ठा करूं. तो उसने पेडल ड्रिवन वॉशिंग मशीन बनाया. तो ऐसे ऐसे करके कपड़े धोए और पढ़े. हमारे राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनका सम्मान किया. 12 बरस की, 13 बरस की ये लड़कियां. तो मैं रिसर्च की अभी बात करूंगा, अनुसंधान की बात करूंगा, उसके कैसे आगे ले जाए, ये इसलिए पहले आपसे शुरू करूंगा और बाद में इन दोनों से. ये आपने सही कहा कि रिसर्च एक आइडिया है, एक विचार जो है सब कुछ बदल देता है. तो रिसर्च के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है, विचार की ज़रूरत है. और विचार के लिए क्रिटिकलिटी की ज़रूरत है. अगर कोई हम अपना सिस्टम में जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 2-3 चीज़ें कही थी शुरू में कि एक तो साइलोज में नहीं करना है, इंटीग्रेशन में करना है. जब इंटीग्रेशन होता है तो कंप्लीट पिक्चर सामने होती है, फिर हम उसमें से निकाल सकते हैं कि क्या चीज़ है. तो एक तो आइडियाज़ जब भी आते हैं, आइडियाज़ को दबाना नहीं है, स्कूल में उस आइडिया को प्रमोट करना चाहिए. हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने जादुई पिटारे का एग्जाम्पल दिया, उसमें अगर बच्चा घुस गया, उससे कई सारे रिसर्च वो कर सकता है. तो इसीलिए शिक्षक को नहीं पूछना है, उसको बच्चा खुद पूछेगा. पूछ करके शिक्षक को उसके साथ आगे कहानी के रूप में बात को ले जाना है. तो वो उसका जो फ्लो है आइडियाज़ का, वो दबेगा नहीं. एक तो ये पेडागोजिकल चेंज करने की ज़रूरत है. ये पेडागोजी को चेंज करना पड़ेगा और पेडागोजी को टीचर सेंट्रिक ना बना करके लर्नर सेंट्रिक बनाना पड़ेगा. क्योंकि जब हमारा फोकस पढ़ाने पे रहता है तो हम अपनी चीज़ें बच्चों पे थोपते हैं और उसकी क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है, वो वहीं तक सीमित हो जाता है और उसी से असेसमेंट में हम चले जाते हैं. तो एक तो ये पेडागोजिकल चेंज करने की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं और हम ला रहे हैं. जिस प्रकार का मटेरियल बना रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है शिक्षक की. और ऐसे ही फिर घर में जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को समझाना जरूरी है कि बच्चे को जब वो कोई चीज़ पूछ रहा है, समझ रहा है, उस प्रोसेस में हम उसको मदद करें. उस पर ना थोपें कि तुम्हें इतना याद करना है, इतना आज पढ़ करके दिखाना है, इतना याद करके, वो नहीं सोचना चाहिए. एक तो ये चीज़ हमें माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है शुरू से ही, और ये छोटे लेवल से ही करना चाहिए. मेरी समझ से मैं फिर इतिहास पढ़ा है तो पुरानी बातें याद आती हैं बच्चों की. जब मैंने इसीलिए चमन का उदाहरण दिया, या उनको किसी ने रोका थोड़ी है. तो एक तो ये चीज़ हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा. और वो जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो स्कोप नहीं था, इसलिए नई पॉलिसी आई. तो इस पॉलिसी को आत्मसात करके सबको समझना पड़ेगा. एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि का स्वच्छंदता और उसको ऑब्जर्व करना है सिर्फ, और वहाँ से पेडागोजिकल इंटरवेंशन जो होने हैं वो लाने चाहिए. टीचर सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक नहीं है. अगर हम टीचर सेंट्रिक करते हैं तो फिर वो एक थोपी हुई चीज़ आ जाती है, उसमें रिसर्च प्रमोट नहीं हो सकता है. रिसर्च के लिए
आइडिया को जनरेट होने देना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए किस दिशा में जा रहा है, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो एक तो फोकस ये जरूरी है। उसी के बाद जब हम आगे जाते हैं और लेवल पे, बड़े लेवल पे बच्चे को ले जाते हैं, जो कि हम कहते हैं मिडिल स्टेज, तो वो 2 स्टेज के बाद प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी के बाद जो स्टेज आती है वो एक बड़ा शिफ्ट है, वो एक बड़ा उसके उस समय उसके शरीर में भी परिवर्तन होता है, हार्मोन्स जनरेट होते हैं टीनेजर्स की एज में। उसके ऊपर फिर हमें सोचना पड़ेगा, उसके साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। उसके साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को समझते हुए वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, क्या उसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा, किस प्रकार, उसके अनुकूल हमें अपने को ढालना पड़ेगा और उसको उस स्थिति में सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और वो इमोशनल जो है लेवल उसका बड़ा डिफरेंट होता है उस समय। उसको एड्रेस करते हुए हमें क्लासरूम हो या टीचर हो या पेरेंट्स हो, उस कंपोनेंट को भी हम अपने इसमें डालेंगे, तो बच्चे के अंदर फिर वो ये वाइब्रेंसी पैदा होगी, न कि वो उच्छृंखलता में जाएगा, न कि वो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, बल्कि वो वाइब्रेंट बनेगा। वाइब्रेंट बन के फिर वो रिसर्च कंपोनेंट उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो और आगे कल्मिनेट होगी, और फिर सेकेंडरी स्टेज पे उसको एकदम क्रिटिकल तरफ ले जाना, बहुत गंभीर विषयों की तरफ करना। तो ये हमारे अभी जो हम सोच रहे हैं एनईपी के हिसाब से, जो भी एलिमेंट एनईपी में दिए गए उन एलिमेंट को इस प्रकार से हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा पार्ट बनने वाला है। धन्यवाद। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हायर एजुकेशन। मुझे लगता है विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है, उन्होंने 13 अक्टूबर 23 को डिक्लेयर किया, एंड पॉलिसी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही डिक्लेयर्ड इन जुलाई 20, इफ आई रिमेंबर। I think it is very complementary to each other. National education policy is very complementary to the dream of the Vikasit Bharat 2047, $40 trillion economy or maybe $50 trillion economy. अगर ये विकसित भारत का सपना अगर हमें पूरा करना है तो एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी काम करना पड़ेगा। एक तो वी हैव टू क्रिएट दैट मैन पावर, दैट स्किल्ड मैन पावर which can really cater to the global companies which are going to come to India, or our people will go to the global level to serve those companies. एक ये बड़ा रोल है हमें करने का, और दूसरा बड़ा रोल है, if we really want to develop that economy can be developed only by the research and innovation. Because आज का जो मंत्रा है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कि कंपनी लाइक एप्पल और फेसबुक, इन लोगों ने 30 साल में इनका जो टर्नओवर है इज मोर देन $300 बिलियन। टू रीच दैट लेवल ऑफ द टर्नओवर, आई थिंक इन ओल्ड एज द कंपनीज टुक लाइक वॉलमार्ट, दे टुक मोर देन 100 years. तो ये दिस कैन बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, और इसके कारण मुझे लगता है हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि हाउ कैन वी ब्रिंग द इनोवेटिव माइंड इन द हायर एजुकेशन, इन द यूनिवर्सिटीज, इन द यूथ। एंड उसके लिए यूनिवर्सिटीज कैन डू व्हाट दे कैन डू, दे कैनॉट क्रिएट दैट बिग इनोवेशन इमीडिएटली, बट दे कैन क्रिएट दैट इनोवेटिव माइंड्स थ्रू द यूनिवर्सिटीज, थ्रू द हायर एजुकेशन। और उसके लिए हर यूनिवर्सिटी को एक वो इकोसिस्टम बनाना जरूरी है हायर एजुकेशन में, by which every teacher, every student of the university will go through that ecosystem and his mind will be innovative. अभी उसके लिए क्या करना है, हमारे यहाँ जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर तो हमारे गुरु है, डॉक्टर माशेलकर जी, डॉक्टर भटकर जी तो हमारे गुरु है, बट यहाँ पे हमने एक प्रयोग किया है कि भाई पहले सिलेबस चेंज करना चाहिए, कि वो उसका रिसर्च माइंड कैसे बने, उसका इनोवेटिव माइंड कैसे बने। तो इसलिए आई ऑलवेज जो भी है कि भाई सर भी बोलते हैं कि डिज़ाइन एनेबल्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिज़ाइन, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी इंजीनियरिंग के इस यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेस है, टेक्नोलॉजी, ये हमारे टेक्नोलॉजी के है या इंजीनियरिंग के है, वहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में डिज़ाइन थिंकिंग नाम का सब्जेक्ट डाला है। उसके लिए अलग टीचर अलग है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई अलग आर्टिस्ट है, डिज़ाइन थिंकर्स, दे गिव यू दे वो लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम कैसा है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम and how to give the solution, different solution. So addition of the design thinking in our syllabus is really making good impact. Last year, first year के boys ने
9 patents, they have applied for the 9 patents. First year students of this university, they have applied for the 9 patent. And this year ki jo batch hai, they are going to apply more than, the 50 patents, design registration, copyrights out of their ideas. They conduct the expo or they conduct the exhibition at the end of the year of their work, of their ideas. So that is really making the change. So now they are happy. People are talking good. People are coming for admission. यहाँ पे अलग तरह की शिक्षा होती है. So design thinking, changing syllabus. Now our faculties, the 30-40 faculties, they have undergone the Wadhwani Foundation training program for innovation and entrepreneurship. Now it is a 36-hour program. So that is really making our trainers ready to change the mindset. Project-based learning hai, PBL hai, from 3rd year, 4th year onwards, they have to undergo the mini projects. So that, the background of this design thinking and the faculty trained with the Wadhwani Foundation training, that is really making the good impact and that is creating. I think that is, we have created the another department, the Kriya department, Center for Research and Innovation for the young aspirants, in which the good projects are taken up by the university for, further funding to develop the product. We select the projects who have the potential to develop into the products. And in last 3 years, we have conducted, 6 cohorts. Every semester we do this assessment, and more than 100 such projects are taken up for the product development. So that is the way we are developing the innovative products, innovative mind among the students of the university. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Applause. There is nothing like doing it yourself. Our Design and Technology University was itself an innovation, very interestingly. I'll give the mic to Raghunath ji. But before that, we are finishing at 11 o'clock. We still have some time to go, and that will be the question-answer session. As you can see, there is some challenge with regard to the sound system. So therefore, I would suggest that please write down the questions that you may have. Our volunteers will correct it, and you can then sort of read them out. I'm saying this so that you will have enough time while you are speaking to sort of do that. Thank you. Thank you. Now coming back to research, as I said, research is triggered by curiosity. And if you see the top ranked educational institutions in the world, there is no institute in the top 25 which is a pure educational institution. You will see that all these universities, they have strong component in research. If you make a ranking of research organizations, they will also come in top 15. Take Caltech or MIT, any of these institutions, or take our IITs. The curriculum is going hand in hand with research. So it is interesting that NEP starts by saying that developed nations and the culturally developed nations like India and China, we developed because research and innovation and teaching went hand in hand. So it's very important. This is the first paragraph starts like that in the NEP. So I completely endorse that. But when it comes to what is research, I will tell my own experience very briefly, because I am not from a family which has any educational background, and I am also coming from very rural Tamil Nadu, right? So I turned out becoming a scientist only during my master's. Till then I was thinking of doing some other job like everybody else, writing Public Service Commission, this, that and all. This change happened because one of our teachers, he happened to be an American who was in Tamil Nadu teaching us, creating a university. And he used to, for some reason, he used to give me every day one problem. Problem is that measure this quantity or explain to me this like this. It is nothing to do with any curriculum. I don't know why he picked me. I have no idea. But I used to spend day and night. And I remember once he comes and meets me in the department at 6 o'clock. He asked me what happened. I said, I didn't get the solution. So did you go to sleep? I said, no. So actually 9 o'clock I got the solution. Then only I went home. It was like that because his thing was so
interesting. He used to give so many challenging questions and try to solve them is what is research, which is what creates your brain into this. I am sort of I'm skeptical about one of the evolution we are seeing today. Research is quantified in terms of number of publications. Research is quantified in terms of citations. Research is quantified in terms of patents. Research is quantified in terms of how many PhD students you have produced. But what one has to ask is that what you have achieved. So if you ask Professor Narlikar, we know that the cosmology in this country was created by him. If you want to rank him, it will be foolish in our part to say how many papers he has written, what patents he has. Same is true with Professor Govind Swarup. The whole radio astronomy in the country was created by him. What we are looking at when we say research is what difference the individuals who are doing research is making in this place. In particular, researchers in a university makes a big impact. And you will be knowing, at least in science institutions, you know, when you are in the second year of masters, you have to choose special paper. And I can tell you, I have not done the survey. I challenge you, you go and do the survey. Maximum number of students will be choosing the special paper run by a person who is inspirational and doing research in that institute. So this is the study, or this is the result for us in front of us. So I think when we are discussing curriculum, we should encourage research, which means that we should encourage research which based on curiosity. Funding should be based on the ability to create the difference rather than how many papers one person is producing. So I think this is one of the things we have to do. This is going in line with the same fact that don't put everybody in the same box. I think that is not the way to go. We should have flexibility. That is how we are going to progress. Thank you very much. Thank you very much. Have some questions come in? Have some? Yes, please send them up. Please send them up. Yeah. 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 There is a question from Dr. Ashish Gupta. Just based on schools and no mark sheet, will any college give admission or any industry government body hire? Just to repeat, just based on skills and no mark sheet, will any college give admission or any industry government body hire? Question for you. आपने सुना question? Just based on skills and no mark sheet, will any college give? It is not that mark sheets are not being given. Skill has to be there in the education. Skill has to be there in education, but only skill is not the basis of assessment. As I said that we are developing holistic progress card. Those cards are giving you all sorts of, assessment. So it is not that we are not going, and then there is NEP always says about the linkages between school education and higher education. It is not that school education is going to do differently and higher education is not going to take that. Linkages is being there. Credit system is there. So credit, ABC, Academic Bank of Credit, that is the, output of National Credit Framework. We are aligning to that. Not only school education, but higher education is going to align to that. The whole system is going to align to that. National Credit Framework. So I don't think that this is there. Mark sheets and evaluation, holistic progress are the same thing. The performer can change, but assessment is there, and then the university and school education both are going to work simultaneously, and linkages are being there. So I don't think there is any apprehension of that admission. Thank you. I have received a large number of questions. So what I'll do, to do justice to all the questions, I will read them out. And then a lot of them are asking similar questions, basically. The subject is the same, the concern is the same, the query is the same. And then what I will do is that I will just go around, one round,
three of us, you can comment on any of what has been asked. Pick and choose. I think that is the best way because we have just 10 minutes in which to finish. The first question, and please listen carefully because this is your only chance. The state universities of rural areas like Udaipur received very less grants in comparison to central institutions. State universities versus central university. The university have got professors, but due to lack of funding, they are not able to do research. So simple question, center versus state, lack of funding, can't do research. Number one. Number two, we have 60% of population in villages. How do we reach every child? Once again, the same thing. The challenge of reaching the people who are distanced. And why don't have Nobel Prizes for Indian after 80 years of independence? Very good question. This is very illustrative of your concerns, by the way, because this is very important. That's why I'm reading every question. What goes on in your mind is more important than what we say here on the dais. You talked about customization of knowledge. Creation back in 2000, when internet was just expanding its wings, and it is actual challenge we are facing now. What is your vision for future today? What is being asked me is in 2000 you said something and now what you are thinking. So there is a question for me. Alok Jain asks, how can anyone balance between uses of AI and the core skills, artificial intelligence? Nowadays I find that nowhere that I go, the things can be complete if AI is not discussed. So this is an important question. There's a question, do you think NEP is implementable across the diverse spectrum of cultures and financial inequalities? This is by Professor Hiromet. He's talking about the current inequalities of resources and what can we do. Today, we are finding that students are getting knowledge like spongy knowledge. They learn and squeeze in examination. Sir, please give suggestions for change in mindset of students. What must be the role of teacher about new innovative ideas? This is by Mahesh Sharma, principal of Jodhpur Prant. And this one is, can we introduce research orientation in school education under NEP? I think that you have also answered. There is one by Shilpa Pandey. Can we have a vision of education on ground in the way like ETH by Bhatkar sir? Because curiosity to develop only on ground with nature, not in labs and classrooms. There is a question on being a teacher, how can we cope up with market going in the name of education by private schools in the ground reality? The other one is, shouldn't there be a forum where teachers can ask questions based on curriculum or share difficulties related to implementation of NEP or share their special achievements, teaching experiences, by Monica Deshmukh. There is one on, I want to say, about dummy schools, where students take admissions in coaching and don't go to school, especially in class 11 and 12. Then, what is the expected role of public sector and NGOs in education system, by Dr. Rameshwar. There is one on coaching classes are destroying an education system. What do we find? What do we do? And so on. I can't spend next half an hour reading that, but I'm very happy. This is a good indicator of a successful session
Because a good indicator of a successful question is infinite number of questions. Fantastic. So what I will do, we can't do justice to all these questions plus the ones that are in hand, and also those who are coming. So what I will do is that I will just, because we have to look at the next session, we must start on time. So we'll start from here, and very briefly, don't take more than 3 minutes, to pick up any of the subject that was mentioned and give your view. Yourself, sir, you, and then you, please. Yeah, my real concern is that the session is good. We talk about the research and innovation. But recently, when we are applying for the NAC, I read the NAC booklet in which they have said you have to do a minimum the 20 crore rupees of research in the span of 5 years. And that research funding has to come only through the government agencies, the funding through government agencies or through some other industries. If the same university is going to fund that research, the NAC is not going to recognize that research. Why it is so? Already, number of people have raised the concern. The state government, neither the central government, they do not have that much funds. They do not fund that much amount to the private universities. In that case, I think all the government regulators, government bodies have to look into it, and they have to change the mindset. If some university is coming forward, or if the trust is coming forward, and if they are spending the money on the research and innovation, that amount shall be considered. Some such a small steps can really boost the research and innovation at the university level, at the private university level. As on today, out of 1,000 universities, 50% are the private universities and 50% are the government universities. We are the new university, but there are some universities whose research output is really tremendous. I can name Vellore Institute of Technology. Their researchers are writing more than 5,000 papers every year. SRM University is also writing about similar papers, every year. So we have to recognize the efforts and the passion of the private management and the private universities to do the quality work they really wanted to highlight in the list of the maybe 200 best universities of the world. So that part is neglected by the regulators, by our country. We always see only government can do. That aspect, that mindset has to be changed. So that is my real concern and my say. Thank you. Yeah. Taking note of his concern, I will start with that. We publish, we do patent, but patents are not going to the level of production. So industry, academia, collaboration is must for generating the resources. That is the answer where I see that a lot of patents are there. Patents are potential also, not leading to production. That is our failure, and that can generate a lot of resources, and it can go to the society as well, and people can learn how to research and how to make the ground reality. The ground reality has to be changed. Research in lab, from lab to land. That is the impact. If we are able to create that impact, that will promote our research, and resources will be there. Plenty of resources will be there. I have 2-3 examples very quickly. I can say that some medicine produced, because I had some problem in my throat, and AIMS said that you need not to speak now. You have to stop speaking. But my wife is doing research in pharmacochemistry. She prepared a juice out of 12 herbal medicines. She grew those medicines. For 1 month I took that juice. Everything is over. But that is not going to the part of production. Again, there are so many medicines, patents we have done. We are not going to production. That part has to be taken care. That can enhance our resources and capability. Another, as far as the teachers are concerned, is there any platform? Yes, there are platforms. NCERT is continuously training the teachers. During that training part, we invite the questions and we answer the questions. So I request that those who are not aware of that, visit our website and see the pre-training and post-training sessions of NCERT. In service training, we are
inducting more and more teachers. We are giving them teacher training. Our Nishta and Diksha platforms are available. Please use those platforms. We are trying to reach to the ground, but the problem is that, which I have found that we are training the key resource persons. Key resource persons are not taking that research to the ground. I have visited few rural schools. I found that these teachers are not trained. So we are devising two types of assessment for the training also. Pre-training assessment, the level of awareness of the trainer who is coming for training, that has to be adjusted at the first. Then after training, post-training assessment, how competent he has become. And that has to be taken down to the school classroom level, if the student is getting benefit of that or not. So we have to try to manage that. Event is important, but effect is also more important. From event to effect, we are trying to develop that process. So event is there. We have trained teachers. We have trained key resource persons. But is that going to benefit the students or not? That we are going to ensure now. So that concern can be addressed very much. Thank you. Since time is short, I will pick one particular set of questions related to state universities, because it is very near to our heart in Ayuka. Professor Narlikar set up Ayuka to spread astronomy in the Indian universities. There are about 250 university fellows who are part of our Ayuka associateship program. That means we are dealing with nearly about 150 to 200 universities across the country. One of the things we have realized over the last 2 decades is that the number of faculty positions are constantly decreasing, which means that whoever is present there, they are going to be there till their retirement. When they retire, there is no replacement, and they are replaced by people who does part-time teaching. It has two basic impacts, because one is that these people who are involved with big institutes like us, they get good training, but ideally they should translate that training to their younger generation and it should grow. Rather, the training remains till they are in service, because they are not being replaced or these posts are not hired. I think this is extremely crucial for us to recognize that, because you can set up lot of private universities, you can set up central universities, you can increase ICERs, you can increase NICERs, but you just add total number of students who are going through graduation and post-graduation. Most of them are going to go through these government funded or government partially funded universities across the country. We need to have a clear plan to make sure that good quality teachers are hired. It's not going to be difficult, because there is a loop system. If you are talking about big instrumentation and big science research, we are going to produce a lot of people who are good in doing research, and our system cannot accommodate all of them into the scientific staff. 1 out of 10 can go into the scientific staff, remaining 9, we have to find some place. Ideal place will be in industries and also in university sectors. I am a strong believer that we are not going to make huge progress without renovating all these universities and encouraging them to teach and do research. Because we cannot show some highlights of few institutes and say like we are doing well. Grassroots level we have to grow. Only way we will grow is to go to the universities. So I see them 4 or 5 questions on that, and completely I endorse the views on this. Thank you very much. As they say, all good things have to come to an end, and so is this. I will keep my chairman's remarks very brief. In touching something that has not been touched at all. Shekhar, I wished we had also a 4th panelist who represented industry. It's very important, because finally the products of education end up in industry. And what is their sort of demand, aspiration in terms of where they are going, because they have to remain globally competitive. And that links me to something else. The new education policy says here, despite this critical importance of research, the research and innovation investment in India is at the current time only 0.69% of GDP, as compared to 2.8% United States of America, 4.3% in Israel, and 4.2% in South Korea.
This is 2020. We were 0.69%. You know, Shekhar, what is it today? 0.64%. It has not gone up. It has gone down as a percentage of GDP. In fact, we have hovered around 0.7% from 1998 till today. It has nothing to do with Congress government. It has nothing to do with BJP governments. Governments have changed. Commitments have been there to raise it to 2%, including by the present government, but this has not happened. Why? Because if you look at these countries like US, like Israel, like South Korea, 2/3 of the expenditure comes from private sector, from industry, and 1/3 comes from government. In India, it is exactly the reverse. 2/3 comes from government and 1/3 from industry. So we can't win if this continues. So on the average, as a percent of GDP, the industry share has remained only 0.2%. How much is China as a percentage of GDP from industry? 5 times more. How much is US as a percentage of GDP by private sector or industry? 11 times more. And how much is South Korea? 14 times more. You can't be globally competitive if you don't raise this. And that is why we have to welcome funds like the National Research Foundation funds that have been announced. We have to acknowledge this 1 lakh crore funds for helping industry in sunrise industries, that has been announced. I hope these become the aspiration funds which will raise sort of our aspiration. I want to emphasize. And secondly, when we talk about innovation, innovation is also in funding. Innovation is not just technology innovation, business model innovation, system delivery innovation, workflow innovation, social innovation, policy innovation. It has to be in everything. So public-private partnership. Our Honorable Prime Minister, on 22nd February, which was the Science Day, launched a ferry which uses green hydrogen-based fuel cell technology, completely indigenous. Completely indigenous. Developed by whom? Right here in Pune. KPIT Technologies, the industry, National Chemical Laboratory, and Sikri Karaikudi. Do you know the expenditure in generating that? Shekhar, it is very interesting. Department of Energy of US, in 1 year, $77 million they spent. This entire program of fuel cell, and you are the DG of CSIR, so you are aware, in 7 years, we spent $7 million. Can you just imagine? 7 years, $7 million, and 1 year, $77 million. So India's ability to generate the highest intellectual capital per dollar is amazing. And we have to take advantage of that by investing more and not investing less. That's the only last point I thought I would sort of make. People call me Durdamya Ashawadi. In fact, my biography is titled as Durdamya Ashawadi, dangerous optimist. I'm dangerously optimistic about our future. I'm dangerously optimistic about creating our Atmanirbhar Bharat with Atmavishwas, our Vikasit Bharat by 2047 when we celebrate 100 years of our independence. Thank you very much. To come to the end of the session, I thank the panelists, Dr. Sri Anand, Dr. Saklani, Dr. Karad, for their well thought, valuable inputs in the discussion. Most importantly, the most hot debatable topic of today's chief panelist, Dr. Mashelkar, handled it very swiftly. Chairman of the panel, Dr. Mashelkar, handled the topic very swiftly and smoothly, and then also it made so interesting, and that we can see from the questions that were pouring in.
once again, I thank organizers for giving me this opportunity also. Thank you, one and all. Thank you.